अस्सलाम वालेकुम। जब लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी और उसमें हमने बात की थी ह्यूरिस्टिक्स के बारे में, बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में, मैंने आपको बताया था कि दिस चैप्टर इज मेनली अबाउट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द इन्वेस्टर। तो उसमें जब हमने ह्यूरिस्टिक की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूरिस्टिक इज बेसिकली रूल ऑफ थंब होता है, एक एक जिसकी बेसिस पे वो एक प्री सेट एक रूल होता है जिस जो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आपके माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में पहले से वो फिगर्ड होता है, कन्फिगर्ड होता है। अब इस आज की जो हमने डिस्कशन करनी है उसमें हमने कुछ बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स पे, डिफरेंट किस्म के रूल ऑफ थम्स मार्केट में प्रिवेल करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स टिपिकली यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो है हमारे सामने ये ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक। ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक क्या होता है? बेसिकली ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक ये कहता है कि आप ट्रस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरा बिहेवियरल टेंडेंसी मेरी ये है कि आई ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टी। उसकी वजह ये है ट्रस्ट करने की, या ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक की, ट्रस्ट की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करने की वजह ये है कि मैं किसी पे अगर मैं ट्रस्ट करती हूँ तो उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन की बेसिस खुद पे मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है, अब उसकी मजीद हम इसको स्पेसिफाई करते हैं आगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ये भी एक, चूंकि ह्यूरिस्टिक की नेचर ये है ना कि प्रीसेट एक आपने पहले से एक दिमाग में एक चीज रूल ऑफ थम्स तय है और उसके बाय डिफॉल्ट आपने उसी को फॉलो करते जाना है। तो दूसरी, अब ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक मतलब अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं बेसिकली, तो अब ये इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे लेट्स सपोज अगर आप किसी ने आपसे प्रॉमिस किया एंड यू ट्रस्ट दैट पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा उसको रिटर्न बैक करेगा, जो भी प्रॉमिस उसने किया उसे पूरा करेगा। यानी कि रेपुटेशन की बेसिस पे यू डेवलप ट्रस्ट ऑन द पर्सन। अब ये जो ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक है ना, ये उस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए बेसिकली ये कुछ प्रॉक्सीज पे काम करता है। प्रॉक्सी से मतलब क्या कि अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखा जाए तो ह्यूरिस्टिक डेवलप होता है, ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक स्पेसिफिकली डेवलप होता है जब आपको, फॉर एग्जांपल मूडीज की जो एक स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसी है या स्टैंडर्ड एंड पुअर है, वो अगर आपको गारंटी दे दे, या इवन बैंक आपको गारंटी दे दे किसी के बारे में, तो आप उसे उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और उससे डील कर लेते हैं। तो बेसिकली ये चीज इसमें बताई गई है कि डिफरेंट एजेंसीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे गारंटी यू, या आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है ना बेसिकली, तो आप उन एजेंसीज पे ट्रस्ट करते हैं और उनकी उनकी किसी कंपनी को, उन्होंने अगर किसी कंपनी को रेटिंग ए दी है या बी दी है या सी दी है, तो उसके उनकी वेरिफिकेशन पे ट्रस्ट करते हुए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन करते हैं या नहीं करते, जो भी आपका सिनेरियो है। तो बेसिकली ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक कहता है कि इफ यू ट्रस्ट दैट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉक्सी, जो कि कोई रेटिंग एजेंसी हो सकती है। प्रॉक्सी से मेरी मुराद ये कि किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आप किसी कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी पे, उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे ट्रस्ट करने की वजह से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक। अगर वो कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहेगी कि वो डी कैटेगरी है, तो आप उसमें नहीं करेंगे इन्वेस्ट। तो ये बेसिकली ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक है कि यानी कि इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन, इफ यू ट्रस्ट दैट कंपनी, देन ऑन द बेसिस ऑफ सम रेटिंग एजेंसी जिसकी वजह से जैसे आपने उस पे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज इफ यू डोंट ट्रस्ट तो फिर आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें बात की जाती है कि ट्रस्ट इज अ फैक्टर, ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक है ये रूल ऑफ थंब है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट कि इफ यू ट्रस्ट देन यू विल एक्ट ऑन दैट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं करते तो आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये होती है समटाइम्स कि आप अगर किसी जैसे इसमें ये कहा गया है कि मोर इंडिविजुअल्स ऑफन फॉलो द लीडर्स होम दे ट्रस्ट, कि अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें देन यू अल्टीमेटली यू विल डू द सेम। तो ये प्रॉक्सी डिफरेंट हो सकती है। एक तो मैंने एग्जांपल दी ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये समटाइम्स लीडर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई भी फेलो इन्वेस्टर हो सकता है। तो इफ यू डेवलप उसके उसके ऊपर ट्रस्ट करने की बेसिस पे उसकी सजेशन पे आप जो है ना वो इन्वेस्ट कर देंगे, या आप उसमें मार्केट उस कंपनी में या मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये, लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है। इसमें एक ग्लिच ये है कि आप अगर ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक की बेसिस पे आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, सपोज वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अपनी वर्किंग ठीक नहीं है और वो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है दैट इज फॉल्स, इसका मतलब ये है कि उसकी बेसिस पे आपने जो डिसीजन किया वो आपको ले डूबेगा। दैट वुड बी अ फेलियर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि अगर वो आपने जिस पे ट्रस्ट किया उस ट्रस्ट, वो अगर वो उसकी जो वर्किंग थी दैट इज नॉट प्रॉपर, अगर वो फॉल्स है वर्किंग उसकी, उसमें कोई लूप होल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रस्ट की बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने एक कंपनी को ट्रिपल ए रेटिंग दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो उसने कंपनी ने मैनिपुलेशन करके या कुछ फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन शो करके वो ली है
रेटिंग या कंपनी की वर्किंग में कुछ लूप होल्स हैं, जो भी वट एवर द रीजन, बट योर ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक विल गेट इनटू द विल गेट इनटू ट्रबल, बिकॉज वो आपने उसकी बेसिस पे किया और उसकी अपनी वर्किंग ठीक नहीं थी, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपने उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट किया था तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी खराब हुई। तो ये बेसिकली ट्रस्ट ह्यूरिस्टिक का जिस्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और उसकी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा और भी काफी सारे जो है वो ह्यूरिस्टिक्स हैं, जैसे यहाँ पे नाइटियन अनसर्टेनिटी वर्सेस रिस्क। रिस्क क्या है कि प्रोबेबिलिटी के या चांसेस के वो आउटकम जो आप चाह रहे हैं वो अकर होगा या नहीं होगा, बेसिकली अनसर्टेनिटी ही होती है ये। लेकिन यहाँ पे उसने नाइटियन अनसर्टेनिटी, यहाँ पे उसने फर्क कर दिया, अनसर्टेनिटी और रिस्क को फर्क कर दिया। उसने कहा रिस्क को तो आप शायद मेजर कर लें, आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर दें कि ये इतना रिस्क है, इस सिक्योरिटी पे, इस सिक्योरिटी पे इतना रिस्क है, लेकिन अनसर्टेनिटी को समटाइम्स यू कांट मेजर विद प्रिसीजन। क्योंकि अनसर्टेनिटी को आप प्रिसीजन से मेजर नहीं कर सकते, तो दैट इज मोर रिस्की एज कम्पेयर टू द रिस्क, क्योंकि रिस्क को तो आपने प्रोबेबिलिटी असाइन की हुई है। तो ये भी बेसिस है, वो कहता है कि आपकी नाइटियन अनसर्टेनिटी में ऑल्सो लीड टू जो आपका जो डिसीजन मेकिंग है। आप कहते हैं कि आपने रिस्क को तो कैप कर लिया बाय असाइनिंग द प्रोबेबिलिटी, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो भी अनसर्टेनिटी को भी आप प्रिसीजन से मेजर नहीं कर सकते, समटाइम्स ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं ज्यादा। वो तो आपने एक एस्टिमेटेड फिगर दिया है ना प्रोबेबिलिटी को, समटाइम्स सर्कमस्टांसेस में लीड यू टू आप जो प्रोबेबिलिटी आपने साइन की है उस रिस्क को कि ये इतने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा, हो सकता है वो उससे ज्यादा कर जाए, हो सकता है उससे कम भी कर जाए। तो ये एक बेसिकली ह्यूरिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी असाइन करना, और जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नाइटियन अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है। वो ये कहती है कि इंडिविजुअल जो है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे हट करके भी जो है वो परफॉर्म करते हैं, उससे हट करके भी वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बिकॉज अनसर्टेनिटी को इसने डिफरेंट पैरामीटर में कहा है और रिस्क को उसने डिफरेंट पैरामीटर में लिया है। उसने कहा है कि अनसर्टेनिटी को यू मे नॉट बी एबल टू मेजर विद प्रिसीजन, लेकिन रिस्क की जब बात आती है तो उसको आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं और आप मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज है नाइटियन अनसर्टेनिटी को। उसने कहा ये बेसिकली रिस्क के सॉर्ट पे आप कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक है कि भाई आपने उसको परसेंटेजेस साइन कर ली, लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि नाइटियन अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है। आप रिस्क ह्यूरिस्टिक के बेसिस पे तो जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो जो प्रोबेबिलिटी आपने असाइन की है वो वही निकले, वो तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, बिकॉज दैट इज नॉट फिक्स्ड। देन नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक इज एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट को आप इरेशनल एग्जुबिरेंस भी कहते हैं। ये भी बाय द टाइम जो लिटरेचर में डेवलपमेंट होती गई ह्यूरिस्टिक्स में, तो ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट रिसर्चर्स, जैसे शिलर का नाम लिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये जो ह्यूरिस्टिक है वो ये कहता है कि जो इन्वेस्टर है ना वो अपने इमोशंस की बेसिस पे, इमोशनल फैक्टर्स की बेसिस पे उससे मोटिवेट होके, उससे मुतासर होकर डिसीजन मेकिंग करता है। समटाइम्स वो बहुत एग्रेसिव होता है, समटाइम्स वो बहुत माइल्ड होता है, समटाइम्स वो स्पॉन्टेनियसली एक्ट करता है। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। एनिमल स्पिरिट है, एक एक्सुबरेंट बिहेवियर है, एक इरेशनल बिहेवियर है, एक फौरन से एक अर्ज आती है और आप उसको फटाफट से उसे एग्जीक्यूट करते हैं। आपने एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना, ये एक आपकी स्पॉन्टेनियस अर्ज है। तो ये एक इज लाइक एन एनिमल स्पिरिट। ये बेसिकली निमोनिक्स होते हैं ना, कि आप एक कैरेक्टरिस्टिक को किसी फिगर के साथ या किसी आइडिया के साथ लिंक कर देते हैं तो आपको उसको समझना आसान होता है। इसी तरह उसने एनिमल स्पिरिट एक बेसिकली एक सिंबल है जिसके साथ उसने एक आइडिया को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाए एनिमल स्पिरिट। देखो वो बताने का मकसद ये है कि कोई कैलकुलेटेड बिहेवियर नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होता है, ये एज मतलब इमीडिएट बिहेवियर होता है, जैसे कि जो है वो इनकैलकुलेबल है बेसिकली। उसके बाद आ जाए ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे। ब्यूटी कॉन्टेस्ट बेसिकली ये भी एक टर्म तो है, लेकिन इसको इसलिए लिखा हुआ है कि इसके साथ आइडिया के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो ये ह्यूरिस्टिक है, ये कहता है ये जो कीन्स ने डेवलप किया था 1936 में, इसमें ये कहा गया है कि डिसीजन मेकर्स को तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या प्राइसेस होंगी सिक्योरिटीज की, तो वो क्या करते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर की प्राइसेस को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे सी, दूसरे लोग मार्केट में क्या करें उन सिक्योरिटीज के साथ, तो उनकी देखते हुए दे प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइसेस। इसको वो कहते हैं कि वो ब्यूटी को मतलब जैसे प्रेडिक्ट करना होता है कि जो व्हाट विल अकर इन द फ्यूचर।
तो वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, कि ज्यादा अच्छी प्राइसेस होंगी तो ज्यादा ब्यूटीफुल है, कम अच्छी होंगी तो लेस ब्यूटीफुल है, तो वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरों का बिहेवियर देखते हुए विद इन द मार्केट, रिगार्डलेस कि व्हाट द फंडामेंटल वैल्यू कुड हैव बीन, और वो फंडामेंटल वैल्यू दैट इज अ ट्रू ब्यूटी। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया ये है इसका। नाम इसलिए इसका इस तरह से रखा है ताकि आप उसको उसको रिकॉग्नाइज करना आसान हो। हर्डिंग का क्या मतलब होता है? एक क्राउड बिहेवियर होता है ना, कि जहाँ एक ग्रुप, एक भेड़ चाल जिसे आप कह सकते हैं, कि जहाँ एक ग्रुप फॉलो कर रहा है आप भी उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जहाँ पे कोई एक ग्रुप है, एक मॉब है, एक लोगों ने एक एक स्पेसिफिक वे में कोई सिक्योरिटी बाय करना शुरू कर दी है, तो आप उसे देख के आप भी बाय करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये इसको डिपेक्ट करता है, हर्डिंग का जो वो है। उसके बाद आ जाता है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन नाम से आपको पता चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल, जो टिपिकल बिहेवियर होता है इन्वेस्टर्स का, वो ये होता है कि वो लॉस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, वो प्रेफर करते हैं, मतलब अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस, ये वो वाली एग्जांपल है कि वो लॉस को अवॉइड करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये भी एक ह्यूरिस्टिक है। ये आपको मतलब पता होता है कि ये पहला रिएक्शन जो है किसी इन्वेस्टर का क्या आएगा, कि वो लॉस अवर्जन होगा। पहला अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं इन्वेस्टर को, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनका ट्रेडिशनल बिहेवियर हर्डिंग का हो सकता है, इनका टिपिकल बिहेवियर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हो सकता है, लॉस अवर्जन इनकी बेसिक ट्रेट होता है इन्वेस्टर्स का। फिर डिस्पोजिशन इफेक्ट भी इन्वेस्टर्स में पाया जाता है, ये भी ह्यूरिस्टिक वो फॉलो करते हैं। वो क्या है बेसिकली, कि वो सिक्योरिटीज जो प्राइस में बढ़ रही है ना, जैसे एक सिक्योरिटी मैंने शेयर परचेज किए हैं जेएस बैंक के, उनकी प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है, तो आई सेल देम इमीडिएटली। लेकिन अगर मुझे पता है कि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है और फ्यूचर में भी कम होगी, तो मैं उसे रोक के रखूंगी, मैं बेचूंगी नहीं उसको। तो ये बेसिकली डिस्पोजिशन इफेक्ट को कहता है, का मतलब होता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, देखो इल्यूजन है ना, मतलब कि रियलिटी नहीं है, मेरे दिमाग ने एक चीज परसीव की हुई है, इल्यूजन है मेरे दिमाग में कि ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। तो इल्यूजन यही चीज होती है। तो इस सिनेरियो में, इस ह्यूरिस्टिक में ये होता है कि डिसीजन मेकर समझते हैं कि उनको आउटकम्स जो भी होंगे इसके, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो वो कर रहे हैं, वो उनको पता है, वो उनके कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के प्रोसीड की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। उनको पता होता है कि ये जो इसके आउटकम्स है मेरे कंट्रोल में, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता, बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट द मार्केट। आपको नहीं पता होता कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। फिर एक ह्यूरिस्टिक है ओवर कॉन्फिडेंस का। समटाइम्स जैसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, कि आप समझ रहे हैं कंट्रोल है आपका मार्केट के डायनामिक्स पे, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं होता। इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ सिनेरियोज में आप समझते हैं कि आपने जो डिसाइड किया, आपने जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया, आपने जो डिसीजन मेकिंग किया है, वो मार्केट के आउटकम को अफेक्ट करेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक नेक्स्ट पॉइंट में आपका अपॉर्चुनिज्म भी आएगा, ओवर ऑप्टिमिज्म भी आएगा, कि आप वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं कि मुझे तो इसका फायदा ही होगा, लेकिन हो सकता है आपको नुकसान भी हो। आप ये एज्यूम करते हैं कि आप लेस रिस्क है, लेकिन हो सकता है उसका रिस्क फ्यूचर में बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के ह्यूरिस्टिक्स हैं, कि आप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, ये प्रिवेल करते हैं विद इन द मार्केट। उसके बाद जब इसमें ये जो मार्केट में आप एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं या ओवर ऑप्टिमिज्म शो करते हैं, तो ये वो लोग करते हैं ज्यादा, वो इन्वेस्टर्स करते हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से मुराद, जब मैं मार्केट में सब एक ग्रुप के साथ ग्रुप में इन्वॉल्व होंगी ना, जब मार्केट में आप दूसरे डिसीजन मेकर्स को देखेंगे, आइसोलेशन में डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो तब आपकी डिसीजन मेकिंग के जो फाउंडेशन है दैट वुड बी डिफरेंट। लेकिन अगर आप आइसोलेशन में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ऑप्टिमिज्म का, अगर आपकी मार्केट से ज्यादा नो वो मतलब फेमिलियरिटी नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज द राइट वर्ड, तो फिर आप इस किस्म के डिसीजन मेकिंग और इस किस्म के ह्यूरिस्टिक्स, इस किस्म के एरर्स और बाइसेस का शिकार होते हैं। तो ये हमने कुछ पढ़े हैं ह्यूरिस्टिक्स। अभी आई होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बातों की। इसको मजीद स्टडी करें। अब आई होप कि जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको वो स्लाइड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। अभी एक इसका थोड़े से 2-3 कॉन्सेप्ट्स और रहते हैं, वो आई डिस्कस नेक्स्ट टाइम। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।